सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और या फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट को। बिजनेस मैनेजमेंट का फर्स्ट लेक्चर इसके अंदर हम लोग करेंगे, जिसके अंदर बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है, इसका नेचर कैसा होता है, सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं और इसके अंदर जो हम स्टेप्स करेंगे वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये सब कुछ हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और उसके बाद बाकी के आगे जो स्टेप्स इसके दिए गए हैं, बेसिकली पोस्ट कॉर्प उसे बोला जाता है, उनको वन बाय वन हम सारे सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले जैसा मैनेजमेंट है, देखिए मैनेजमेंट को बोला जाता है मैनेज करना। तो मैनेज करने का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ द गेटिंग थिंग्स डन विथ एंड थ्रू अदर्स। यानी कि जो एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है बेसिकली ये, इसके अंदर बोला जाता है कि हम दूसरों से किस प्रकार से काम ले सकते हैं, किस प्रकार से काम करवा सकते हैं, इसको मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे पर्टिकुलरली अगर आप कहीं पे कोई काम करवाना चाह रहे हैं तो काम करना एक बात होती है और उस काम को सही से मैनेज करवाना अलग बात होती है। तो कहीं ना कहीं मैनेज करने का मतलब हो गया कि हम काम को अच्छे से, मतलब एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं, ये हमारा मैनेजमेंट यहाँ पे होता है। Management can be defined as a process of getting things done with the aim of achieving organizational goals effectively and efficiently। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना गोल होता है स्पेसिफिक, और उस गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ हैं या आपके पास में उसके अलावा मेंबर्स हैं, बोर्ड के मेंबर्स हैं या आपके पास में वर्कर्स हैं, वो सब कुछ उस गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। वो एक पर्टिकुलर गोल कैसे हम लोग इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली अचीव कर पाएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को यहाँ पे लाया जाता है। इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है उसको समझते हैं। देखिए, इफ़िशियंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एट ए मिनिमम कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वाइल इफेक्टिवनेस इज कंसर्न एंड रिजल्ट मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो हम दो वर्ड की बात कर रहे हैं, एक तो हम बात कर रहे हैं इफ़िशियंसी की, एक बात करें इफेक्टिवनेस की। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। जब हम इफ़िशिएंट का मतलब कहते हैं तो हमने मतलब कि अपने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर उस काम को ऐसे करना है कि उसके अंदर यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्सेज हैं बेसिकली उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से किया जा सके और कम से कम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट हम दे सकें, इसको बोला जाता है इफ़िशिएंट होना। जैसे हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, चाहे रिसोर्सेज में अगर हम बात करें किसी भी तरह के रिसोर्स, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें चाहे अदर रिसोर्सेज की बात करते हैं, वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, जिसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के थ्रू काम को किस तरीके से इफेक्टिवली किया जाएगा उसको हम इफिशियंसी कहते हैं। अच्छा, फिर इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि हम लोग किस तरीके से एंड रिजल्ट हमने यहाँ पे स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर अचीव किया है। जैसे आपने एक टास्क रखा था कि 1 साल के अंदर अंदर हमको प्रोडक्शन करना है इतने यूनिट का, तो वो प्रोडक्शन आप कैसे 1 साल के अंदर अंदर करेंगे? अगर कर लिया आपने तो कहीं ना कहीं आपकी इफेक्टिवनेस, बिजनेस के अंदर आपकी एक्टिविटीज़ की इफेक्टिवनेस है। तो ये चीज़ यहाँ पर डिसाइड की जाती है। इन दोनों के बेस पे ही मैनेजमेंट की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे डिपेंड रहती है। Although efficiency and effectiveness are different, yet they are interrelated। जैसे कि ये दो वर्ड आपको अलग अलग लग रहे होंगे कि एक का टाइम पीरियड के संदर्भ में बात की जा रही है, एक का किसके पर्सपेक्टिव में है कि हम यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं? अगर हम देखिए, सीधी सी बात है, अच्छे से हम मैक्सिमम मतलब एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो कहीं ना कहीं हमारा जो टाइम फ्रेम है, जो टाइम हमने यहाँ पर रखा हुआ, उस टाइम पीरियड के अंदर आपका एम जो है वो अचीव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इफ़िशियंसी इफेक्टिवनेस पे डिपेंड है। और वहीं अगर हम सही से काम कर रहे हैं, अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काम भी हमारा इफिशियंट होगा। तो ये दोनों टर्म एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द टू। यानी कि दोनों के बीच में बैलेंस जरूरी है। ऐसा नहीं है कि काम आपने एक टाइम पीरियड के अंदर किया बट इस तरीके से आपने रिसोर्सेज को बर्बाद किया, उसके अंदर पूरी आपने वेस्टेज ज़्यादा हो गए या आपके कॉस्ट ज़्यादा हो गए उसके अंदर, तो तब भी आपका ये काम सही से नहीं हुआ, तब भी मैनेजमेंट आपका सही से नहीं हुआ। या दूसरे एस्पेक्ट में बात करते हैं, आपका रिसोर्सेज का यूज आपने सही से किया बट इतना लंबा टाइम पीरियड आपने लगा दिया कि जो आपने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया था उससे कहीं ज़्यादा टाइम आपने इसमें लगा दिया, जिसके अंदर इफेक्टिवनेस ही नहीं रही।
तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों को साथ में यहाँ पे लेके चलना पड़ता है एक बिजनेसमैन को बिजनेस की एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए। इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, ए बिजनेस प्रोड्यूस टारगेटेड 1000 यूनिट बट ए हाइयर कॉस्ट इज इफेक्टिव बट नॉट इफिशियंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक टारगेट है 1000 यूनिट का, ठीक है बात है कि 1000 यूनिट तो अचीव हो जाएंगे, लेकिन कॉस्ट उसके अंदर क्या आ रही है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है। तो हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली इफेक्टिव तो है लेकिन इफिशियंट नहीं है, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, मतलब रिसोर्सेज का सही प्रकार से यूज नहीं हुआ। देयरफॉर इफ द बिजनेस हैज़ टू बी इफेक्टिव एंड इफिशियंट देन इट हैज़ टू प्रोड्यूस टारगेटेड 1000 यूनिट विद इन कॉस्ट। अगर आपको इसके अंदर इफेक्टिवनेस प्लस इफिशियंसी दोनों मेंटेन करनी है तो कहीं ना कहीं 1000 यूनिट जो टारगेट है उसको अचीव करना है आपने विद इन स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड के अंदर। क्लियर बात। तो ये टर्म इस तरीके से यूज होते हैं। अब अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट कैसा होता है, देखिए सबसे पहले मैनेजमेंट के अंदर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास एक ग्रुप होता है, एक हमारे पास क्राउड होता है। ग्रुप के अंदर क्या बात की जाती है, जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ग्रुप हमारे दिमाग में आता है कि कुछ जो पीपल का ग्रुप है वो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक एक कॉमन गोल के लिए यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्राइव कर रहा है उसको अचीव करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप, जो कि मैनेजमेंट के अंदर बनता है। क्राउड की बात करें तो क्राउड आपके पब्लिक प्लेसेस में कहीं पे भी बन सकते हैं, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, या चलते कहीं पे भी रोड पे, तो ये क्राउड अलग चीज़ होता है, इनका कॉमन गोल नहीं होता। यहाँ पे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का ये मतलब होता है कुछ ना कुछ हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग अपनी एक्टिविटी को करते हैं। अगर गोल नहीं होगा तो सीधी सी बात है किस डायरेक्शन में हमको मूव करना है ये इसके अंदर स्पेसिफाई नहीं हो पाएगा। It is goal-oriented process which is undertaken to achieve already specified and desired objectives by proper utilization of available resources। आपके पास में जो resources अवेलेबल हैं उनका कैसे proper utilization किया जाएगा और उसके थ्रू गोल को अचीव किया जाएगा, एक कॉमन गोल को जो कि पहले से सेट गोल है, पहले से अपने स्टैंडर्डाइज है, पहले से प्रीडिटरमाइंड गोल है। तो ये पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, विशेषता। दूसरा है परवेसिव। परवेसिव का मतलब ये होता है कि जो आपकी हर जगह पे यूज होती है। जैसे हमने इसके अंदर बात करते हैं एक कंपनी के अंदर, तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही कंपनी का मैनेजमेंट यूज होता है, ये हर जगह यूज होने वाली आपकी एक प्रोसेस है। चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री ले लें, चाहे छोटे से छोटा बिजनेस ले लें या बड़े से बड़ा बिजनेस ले लें, हर जगह पे मैनेजमेंट का एक अपना वाइटल रोल यहाँ पे होता है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। जब हम यूनिवर्सल की बात करते हैं तो ये परवेसिव भी बोला जाता है इसको। It is used in all type of the organization, whether economic, social or political, irrespective of its size, nature and location and every level। इसके अंदर ये मैटर नहीं करता कि आपके कंपनी का साइज़ कैसा है, कंपनी आपकी बड़ी है, छोटी है, या इसके अलावा आपकी कंपनी का पर्सपेक्टिव क्या है, कंपनी का नेचर क्या है, ट्रेडिंग ऑफ बिजनेस आपका क्या है, उसका भी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ना कुछ आपको मैनेज करना ही पड़ता है। हर एक्टिविटी के अंदर, हर लेवल के अंदर आपको कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ता है। थर्ड है मल्टी डायमेंशनल है। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल एट इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। ये मल्टी डायमेंशनल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्क की बात भी कर रहे हैं, काम की बात भी कर रहे हैं, साथ में लोगों की बात भी कर रहे हैं और ऑपरेशंस की बात भी कर रहे हैं इसके। उसके बाद अगर बात करें तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो चलती रहने वाली प्रक्रिया है। अब चलती रहने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि ये एक सर्कुलर प्रोसेस है। अगर एक बार जैसे आपने एक गोल को अचीव करने के लिए आपने पूरे मैनेजमेंट की एक प्रोसेस को अप्लाई किया, तो फिर ये जैसे ही अकॉम्प्लिश होगा दूसरे गोल के लिए फिर यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि बिजनेस कभी रुकेगा नहीं। जैसे आपने 1000 यूनिट सेल करने के लिए एक टारगेट फिक्स किया, तो जैसे ही 1000 यूनिट आपके सेल हो गए, फिर से नेक्स्ट 1000 या 2000 यूनिट के लिए यही प्रोसेस फिर से फॉलो किया जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ ए काइंड ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस। It consists of a series of the functions and its functions are being performed by all managers simultaneously। यानी कि इसके अंदर जो मैनेजर्स हैं बेसिकली अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को साइमल्टेनियसली यहाँ पे परफॉर्म करने का काम करते हैं। द प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट कंटिन्यूस टिल एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तब तक ये प्रोसेस आपकी मैनेजमेंट की प्रोसेस चलती रहती है। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा ये कंटिन्यूस प्रोसेस किस तरीके से। देखिए सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कुछ भी चीज़ की, ये सारे इसके स्टेप्स हैं, हम वन बाय वन इसको देखेंगे। सबसे पहले किसी भी चीज़ की प्लानिंग की जाती है,
फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, फिर स्टाफिंग होती है, फिर डायरेक्टिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है, राइट। एक प्रोसेस है ख़त्म हुई, दूसरी यही प्रोसेस आगे बढ़ेगी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, फिर से प्लानिंग होगी, फिर से ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, फिर से स्टाफिंग होगी, फिर से डायरेक्टिंग होगी, फिर से कंट्रोलिंग होगी। तो अलग अलग नेचर के हिसाब से, वर्क के नेचर के हिसाब से ये एक्टिविटी यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट बात करें तो एक ग्रुप एक्टिविटी, जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये ग्रुप की एक्टिविटी, एक सिंगल पर्सन की इसके अंदर वैल्यू नहीं होती बेसिकली कि वो गोल को अचीव कर पाए। जब हम बिजनेस की बात करें, हम सोल ट्रेडर या उसकी बात नहीं कर रहे, हम एक बिजनेस की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं आपका एक ग्रुप होता है पीपल का, जो कॉमन गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे काम कर रहा होता है। फिर है डायनेमिक फंक्शन, इसके अंदर फंक्शंस आपके अलग अलग होते हैं। डायनेमिक फंक्शंस होते हैं जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, बजटिंग है, ये सारे इसके अंदर अलग अलग तरीके के फंक्शन होते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम डिपार्टमेंट वाइज भी इसके अंदर फंक्शंस की बात करें तो सेलिंग का होता है, परचेजिंग का होता है, मैन्युफैक्चरिंग का होता है, एडवर्टीजमेंट का होता है, ऑफिस का होता है। तो अपने अपने हिसाब से इसके अंदर काम जो है अपने नीड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज होते रहता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहता है। जिस वर्क एनवायरनमेंट में काम किया जाएगा उसी के एक्टिविटी को यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है। फिर है यहाँ पे इंटेंजिबल फोर्स, ये एक इंटेंजिबल टाइप की फोर्स होती है। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या है, जो फोर्स बेसिकली आपको दिखती नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई कंपनी ने अपना इस ईयर 2000 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे अर्न किया। अब इसके पीछे एक्चुअल में हाथ किसका होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो आपके पास में वर्कर्स होते हैं, उनका कहीं ना कहीं इसमें योगदान होता है साथ में। लेकिन सामने कौन आता है, जो उसका ऑनर होता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो मुकेश अंबानी का नाम आता है। रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि मुकेश अंबानी की इतनी वर्थ बढ़ी, तो वर्थ बढ़ाने के पीछे काम किसका होता है, वो पूरे ग्रुप का होता है। जो ग्रुप काम कर रहा है, जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी उसके ऑफिसेस हैं, जिनके भी उतने यहाँ पे वर्क चल रहा है, वो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट में एक तरीके का कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके अंदर फोर्स बेसिकली आपको दिखेगी नहीं, पर्टिकुलरली एक जगह पे जाकर देखेंगे तो दिख जाएगी आपको कितने लोग काम करें, बट एक हॉलिस्टिक अप्रोच के अंदर बात करें तो इट इज़ ए काइंड ऑफ इंटेंजिबल फोर्स। क्लियर। तो ये हमारे पास में क्या थे, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक थे मैनेजमेंट के। अब उसके बाद हम लोग इसके अंदर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने के हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है कि हमको मैनेज क्यों करना पड़ता है, कहीं ना कहीं अगर हम मैनेज करके नहीं चलेंगे तो हम एक ना एक दिन बिजनेस हमारा घाटे में चले जाएगा और बिजनेस हमारा बंद भी हो सकता है। सर्वाइवल का मतलब हो गया अर्निंग कैपेसिटी हमारी बनी रहनी चाहिए, अर्निंग इनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट, इसको हम कहते हैं सर्वाइवल। और प्रॉफिट को कहते हैं टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क, एंड ग्रोथ कहते हैं टू इम्प्रूव इट्स फ्यूचर पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, तीन चीज़ों की हम इसके अंदर बात करते हैं। दूसरा अगर बात करें इसके अंदर तो सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग बेनिफिट टू सोसाइटी, यानी कि हमारे पास में कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं या कुछ ऐसी हमारे पास में आपने देखा होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि वो लोग पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, और कहीं ना कहीं ये ऐसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करते हैं। या जैसे हम लोग आगे एक जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको हम पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या किया जाता है कि आपको पर्टिकुलरली हर एक कंपनी को अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पे लिमिट भी फिक्स होती है, अगर उतना टर्नओवर आपका होता है तो आपको कुछ ना कुछ 2% यहाँ पे फिक्स है कि आपको अपनी कंट्रीब्यूट करना होता है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जैसे एजुकेशन के फील्ड में हो गया, इन्वायरमेंट के फील्ड में हो गया, इसके अलावा जो बैकवर्ड पीपल हैं उनके लिए यहाँ पे उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारे पास में आ जाएगा डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन हैव टू रिकनसाइल द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इसके अंदर हर किसी के एक तरह के लाइवलीहुड के लिए, हर किसी को इनकम चाहिए, हर किसी को जॉब चाहिए, वो भी इसका पर्सपेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस होते हैं मैनेजमेंट के। पहला इसका ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस है अचीविंग द ग्रुप गोल। जैसे हमने बात करी कि एक कॉमन गोल होता है हर किसी का, इसके अंदर टीम वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट क्रिएट टीम वर्क एंड द कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप, यानी कि ग्रुप के बीच में कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट करने का काम यहाँ पे होता है। तो एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है तो उससे यहाँ पे आपकी चीज़ें आसान होती हैं, ग्रुप गोल अचीव किया जाता है। मैनेजर्स गिव कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स टू अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसके बाद मैनेजर हमारे पास होते हैं मैनेजमेंट के अंदर अलग अलग, जो कि अलग अलग तरीके से
फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होते हैं, तो उसमें वो डायरेक्शन देते हैं किस तरीके से अपने जूनियर हैं उनको काम करना है, ये सारी चीज़ें, जिससे कि हम लोग एक ग्रुप में रह के कोऑर्डिनेशन के थ्रू अपने कॉमन गोल को अचीव कर पाएँ। दूसरा है इंक्रीज इफिशियंसी। देखिए हम लोग क्या बात करते हैं कि जब ग्रुप में काम होता है या जब मिलकर काम किया जाता है तो सिनर्जी आती है कहीं ना कहीं। सिनर्जी का मतलब होता है 1 + 1 = 11। ये बात हमने जॉइंट वेंचर में भी पढ़ी थी, जब जॉइंट वेंचर किया था, तो कहीं ना कहीं सिनर्जी यहाँ पे आती है जब ग्रुप में हम लोग काम करते हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन को आइडिया शेयर करता है, वो दूसरे पर्सन उससे कुछ आइडियाज़ लेता है, तो उसके थ्रू हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इफेक्टिवनेस बिजनेस की एक्टिविटी में देखने को मिलती है। मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यानी कि इसके अंदर क्या है कि आप क्या करेंगे, कॉस्ट को रिड्यूस करने की मैक्सिमम कोशिश करते हैं जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, तो इससे हमारी इफिशियंसी कहीं ना कहीं क्या होती है, इंक्रीज होती है। तीसरा है इंपॉर्टेंस है इसका, क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प द एम्प्लॉय टू ओवरकम दियर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अडाप्ट एट पर द चेंजिंग सिचुएशन टू इंश्योर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देखिए जो मैनेजमेंट होता है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे सिचुएशन में, एक डायनेमिक सिचुएशन में रहने के लिए आपको एक सर्वाइवल का आपको मौका देते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक स्टैटिक पोजीशन होती है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं हम। अगर कोई चीज़ रेजिस्ट हो गई तो रेजिस्ट मतलब वो उसी चीज़ के लिए उसी इन्वायरमेंट में काम करने लायक है। डायनेमिक का मतलब है कि आप हर तरह के इन्वायरमेंट में यहाँ पे काम कर सकते हो। तो मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये भी है कि आप कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के सिचुएशंस में, इन्वायरमेंट में और वर्क कंडीशन में आप काम कर पाएँ। फिर है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हेल्प द इंडिविजुअल टू अचीव दियर पर्सनल गोल्स वाइल वर्किंग टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि इसके अंदर क्या है कि आप अपने पर्सनल गोल को भी पूरा करें। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को तो अचीव करने के लिए आप ग्रुप वर्क कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ आपके पर्सनल गोल भी होते हैं, जैसे आपको कुछ इनकम अर्न करनी है, आपको अपना फ्यूचर के लिए अपना घर लेना है या अपनी गाड़ी लेनी है, या कुछ भी आपने कुछ भी आपने गोल अपने लाइफ के लिए सेट किए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के, एक ग्रुप में रह के अचीव करते हैं। फिर है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर क्या बात की जाती है कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग ग्रुप की या कंपनी के बेनिफिट की बात भी करते हैं, पर्सनल बेनिफिट की बात भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सोसाइटीज़ के बेनिफिट की बात भी करते हैं। एक क्वालिटी प्रोडक्ट बिल्ड करके, इन्वायरमेंट फ्रेंडली अपने प्रोडक्ट को यूज करके हम लोग अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी करते हैं सोसाइटीज़ का। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसके थ्रू यहाँ पे बढ़ता है। अब उसके बाद हम इसके अंदर बात करते हैं नेचर का। मैनेजमेंट क्या किस तरह का होता है, इसका नेचर कैसा होता है। सबसे पहले मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट क्या है, आर्ट भी है, साइंस भी है। अगर हम एज एन आर्ट की बात करें तो कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, आर्ट रेफर्स टू द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कि आपके पास में कोई स्किल है, उस स्किल को अप्लाई करेंगे, किस पे अप्लाई करेंगे, एग्जिस्टिंग नॉलेज जो आपकी है उस पर अप्लाई करेंगे, या कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है वहाँ पे अप्लाई करेंगे। किस चीज़ के लिए, डिजायर्ड रिजल्ट के लिए, जो रिजल्ट आपको यहाँ पे अचीव करना है। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंसेस। यानी कि इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कहीं ना कहीं, और आपका कॉग्निशन लेवल भी यहाँ पे मैटर करता है। तो ये एक तरीका आर्ट भी है। और इसके अंदर हम लोग फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर में है एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज। इन एवरी आर्ट सिस्टमैटिक एंड द ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरी टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं आर्ट की, तो आर्ट क्या है, एक तरीके का थ्योरेटिकल नॉलेज की यहाँ पे ये बात करता है। थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या हो गया, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, ठीक है। दूसरा है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। इसके अंदर क्या है, स्किल जो आपकी होती है, पर्सनल स्किल होती है, हर एक पर्सन की अपनी अपनी स्किल होती है, तो उसको अप्लाई करने की बात होती है। तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना आप इसके अंदर प्रैक्टिस को जोर देंगे, कि जितना आप अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को यहाँ पे पढ़ाएंगे, उतना आपकी स्किल मतलब आपकी आर्ट यहाँ पे इम्प्रूव होती है। इन मैनेजमेंट ऑल्सो ए ह्यूज वॉल्यूम ऑफ द लिटरेचर एंड बुक्स आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट। एवरी मैनेजर हैज इज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ द मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल।
हर किसी मैनेजर का अपना अपना स्टाइल होता है, अपने अपनी थिंकिंग होती है, अपने अपना परसेप्शन होता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी चीज़ के लिए। वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज करने का काम करते हैं। ही यूजेज हिज क्रिएटिविटी इन अप्लाइंग मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड हिज स्किल इम्प्रूव विथ रेगुलरली एप्लीकेशन। वो अपनी स्किल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के थ्रू कहीं ना कहीं चीज़ों को सीखते हैं। जब वो अप्लाई करते हैं तो फिर क्रिएटिविटी उनके अंदर आती है। सिंस ऑल दी फीचर ऑफ द आर्ट आर प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट सो इट कैन बी कॉल्ड एन आर्ट। तो आर्ट के सारे फीचर हमारे मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक आर्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, हम इसको आर्ट की तरह डिफाइन कर सकते हैं। किसको? मैनेजमेंट को। अब बात आती है मैनेजमेंट एज ए साइंस। आर्ट की तो हमने बात करी। साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन द जनरल ट्रूथ विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम। साइंस का मतलब क्या होता है? एक सिस्टमैटिक नॉलेज होती है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज होती है जिसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज करने का मतलब क्या है? सब पे अप्लाई हो सकता है, हर सेम सिचुएशन में हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई हो सकता है, कहीं भी टेस्ट किया जा सकता है, किसी भी टाइम पे टेस्ट किया जा सकता है। इसको हम यहाँ पे साइंस कहते हैं। और अगर फीचर की बात करें साइंस की, तो फीचर देखिए क्या होते हैं। एक तो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, इसके अंदर सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं। दूसरा है क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम अपने स्टेटमेंट्स को यहाँ पे जनरलाइज करते हैं। दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम इसके अंदर चीज़ों को करते हैं। जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, जैसे हमने बात भी करी थी ना, रिसर्च जब हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, तो चीज़ें हम एक तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने मतलब मैनिपुलेशन। फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं रिजल्ट को कि किस तरीके से हमारे ये वेरिएबल यहाँ पे ऐसे मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, अपोजिट वे में, या किस तरीके से इसके अंदर हमारे चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जब भी कोई चीज़ साइंटिफिकली प्रूव होती है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी और उसकी वैलिडिटी यूनिवर्सल होती है, मतलब वो हर जगह पे अप्लाई की जा सकती है। तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे साइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो होती हैं। तो अगर आप मैनेजमेंट से रिलेट करके देखेंगे तो ये चीज़ें मैनेजमेंट में भी होती हैं। मैनेजमेंट क्योंकि आपने परवेजिव भी पढ़ा, हर जगह पे अप्लाई किया जाता है। मैनेजमेंट सिस्टमैटिक है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। और ये भी आपका इसके अंदर क्या है कि हम लोग अलग अलग ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज़ भी अपने मैनेजमेंट के अंदर करते हैं। दैट्स वाई हम इसको एज ए साइंस भी यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। Management has a systematic body of knowledge and its principles are developed over a period of the time based on the repeated experiment and observation which are universally applicable. तो ये चीज़ इसके अंदर है। As the principle of management are not exact as the principle of the pure science, so it may be called the inexact science. तो यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, वो प्रिंसिपल और प्योर साइंस की तरह तो नहीं है। जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के और मैनेजमेंट के, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है प्रिंसिपल्स में, बट कहीं ना कहीं आपका नेचर एक जैसा होता है, इसीलिए हम इसको साइंस के तौर पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा होता है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन मीन्स द ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड द स्किल्स आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। ऐसी ऑक्यूपेशन जिसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक स्किल आपको चाहिए होती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, टीचर है, कुछ ना कुछ स्किल की रिक्वायरमेंट है, हर कोई तो नहीं बन जाता। तो उसके लिए बैरियर भी होते हैं यहाँ पे, एंट्री के लिए आप एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो ये चीज़ हमारे प्रोफेशन के अंदर यहाँ पे आती है। तो प्रोफेशन की फीचर्स की बात करें तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है ये भी। दूसरी चीज़ होती है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री इन द एवरी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू सम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर हम इसके अंदर बात करें एंट्री की, तो एंट्री आपकी तब होती है किसी भी प्रोफेशन के अंदर, या तो आपको कुछ क्वालिफाई करना पड़ता है एग्ज़ाम, या तो आपके पास में कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब जाकर उस प्रोफेशन में आप आ सकते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसके अंदर बेसिकली हर किसी का अपना एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। यानी कि जैसे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना एक जो बॉडी है वो यहाँ पे होती है, ICMA होती है। तो उस तरीके से इसके अंदर बात की जाती है, मतलब हर किसी का, जैसे लॉ वालों का होता है, उनका अपना एक अलग लॉ बोर्ड होता है जिसके थ्रू यहाँ पे उनको परमिशन मिलती है, उनको
सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उनको एक तरह का लाइसेंस यहाँ पे प्रोवाइड होता है। वैसे ही फार्मासिस्ट जो होते हैं उनका एक एसोसिएशन होता है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एसोसिएशन जुड़ा हुआ होता है उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ऑल प्रोफेशन आर बाउंड बाई ए कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। हर किसी प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनका वायलेशंस करेंगे तो फिर आपके मेंबरशिप से वो बाहर कर देंगे आपको। फिर है सर्विस मोटिव, द मेन एम ऑफ द प्रोफेशन इज टू सर्व इट्स क्लाइंट। इसका मोटिव होता है सर्विस मोटिव, राइट। जैसे बिजनेस का होता है प्रॉफिट मोटिव, ये हमारा प्रोफेशन का होता है यहाँ पे सर्विस मोटिव। तो हम इसको एज ए प्रोफेशन। उसके बाद अगर बात करते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, हमने बात कर ली है। और फिर यहाँ पे बात आती है हमारे पास में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। देखिए ये तो हमने अभी बात करी थी नेचर की, कि आपका जो हमारे पास मैनेजमेंट होता है वो आपके एक आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है, एक प्रोफेशन भी यहाँ पे होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, अलग अलग लेवल्स हमारे पास होते हैं। जब भी मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो हम पहले भी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास अलग अलग लेवल्स होते हैं। लेवल्स के अकॉर्डिंग ही आपकी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, लेवल्स के अकॉर्डिंग ही आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट होती है, लेवल्स के अकॉर्डिंग ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होती है, लेवल्स के अकॉर्डिंग ही आपके फंक्शंस यहाँ पे सेट होते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर की जाती है बात। अब अगर इसके अंदर हम बात करते हैं, 3 तरह के लेवल हमारे पास होते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं लोअर लेवल की मैनेजमेंट की। सेकंड आपका मैनेजमेंट होता है मिडिल लेवल का। तीसरा होता है टॉप लेवल का। सबसे पहले अगर देखें लोअर लेवल के अंदर, तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। चलिए हम ऊपर से चलते हैं, सबसे पहले अपर लेवल से चलते हैं, यानी कि टॉप लेवल से। यहाँ पे प्लान्स और पॉलिसीज़ जो हैं फॉर्म की जाती हैं, फ्रेम किए जाते हैं, यहाँ पे बनाई जाती हैं। टॉप लेवल पे जो आपके यहाँ पे CEO है या फिर आपके पास में यहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे यहाँ पे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, पॉलिसीज़ को फ्रेम करने का काम करते हैं, प्लान्स को बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। मिडिल लेवल की बात करें तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान होता है, यानी कि जो प्लान्स और ये सब कुछ बने, ये मिडिल लेवल पे आते हैं, जिसपे मैनेजरियल हम लेवल भी बोलते हैं इसको। तो मैनेजरियल लेवल पे ये चीज़ें इंटरप्रेट की जाती हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हम लोगों को वर्क करना है। फिर एग्जीक्यूशन होता है लोअर लेवल पे। लोअर लेवल के अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास में एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, सारे वर्कर्स आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं। इसको सुपरवाइजरी लेवल भी यहाँ पे बोला जाता है। तो ये चीज़ ऐसे काम करती है। अगर हम बात करते हैं अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी आपकी ऊपर से नीचे को ऐसे आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो नीचे से ऊपर को जाती है। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है। अगर हम लोगों को इसके अंदर आपकी अथॉरिटी सबसे टॉप पे सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, और ऐसे ऐसे अथॉरिटी आपके सबसे कम होती जाती है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो ये आपके यहाँ पे सबसे कम होती है, और ये इसके ऊपर को यहाँ पे बढ़ते रहती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। तो ये आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जहाँ पे टॉप, मिडिल और ऑपरेशनल लेवल यहाँ पे होता है। टॉप लेवल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में चेयरपर्सन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको CEO हम लोग बोलते हैं, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर होते हैं, इक्विवेलेंट एंड दियर टीम, यानी कि ये चीज़ें यहाँ पे ये लोग होते हैं जो बेसिकली आपके पास टॉप लेवल के होते हैं। इनका काम है चीफ टास्क टू इंटीग्रेट एंड टू कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, फ्रेमिंग पॉलिसीज़, फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज़। तो ये सारी चीज़ें, स्ट्रेटजी बनानी है, कोई गोल सेट करना है, कोई यहाँ पे पॉलिसी फ्रेम करनी है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तय करने हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, टॉप लेवल पे होती है। फिर आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल कंसिस्ट ऑफ दी डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड। इसके अंदर हमारे पास डिविजनल हेड या डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, जिनको हम बेसिकली मैनेजर्स के नाम से जानते हैं। प्लांट सुपरिटेंडेंट्स भी इसके अंदर हो सकते हैं, ऑपरेशनल मैनेजर्स हो सकते हैं, ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं। मेन टास्क आर टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। यानी कि जो टॉप लेवल ने यहाँ पे पॉलिसीज बनाई हैं या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जो गोल सेट की है, उन गोल को इंटरप्रेट करना, किसको, एम्प्लॉयज़ को और अपने कलीग्स को, ये इसके अंदर यहाँ पे बात की जाती है। कोऑर्डिनेट करने का काम भी होता है। मैन पावर आपके पास कितनी है उनको देखना होता है, मैन पावर कम है तो फिर आप स्टाफिंग इसके अंदर करेंगे। कंट्रोलिंग करने का काम भी यहाँ पे किया जाता है। फिर लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल इसको बोला जाता है, और सुपरवाइजरी लेवल के अंदर हमारे पास में आते हैं फोरमैन या फिर सुपरवाइजर इसके अंदर आते हैं। मेन टास्क इज टू इंश्योर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एज पर द डायरेक्शन, ब्रिंग वर्कर ग्रीवियंसेस बिफोर द मैनेजमेंट एंड मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द वर्कर। इसके अंदर बेसिकली सारे वर्कर हमारे आ जाते हैं, और इसके अंदर बात की जाती है कि जो सुपरवाइजर होता है वो इसका हेड होता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर
जो ग्रीवेंसेज होते हैं, वर्कर्स की जो बेसिकली शिकायतें होती हैं, वो मैनेजर तक पहले नहीं पहुंचती, पहले आपके पास किसको पास पहुंचती है, फोरमैन या सुपरवाइजर के पास पहुंचती हैं, वहीं पे उनका सेटलमेंट किया जाता है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम भी सुपरवाइजर का होता है, इसीलिए इसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोला जाता है। तो ये 3 लेवल हमारे पास मैनेजमेंट के अंदर होते हैं। उसके बाद अगर हम इसके अंदर फंक्शंस की बात करते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करें, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम बात करते हैं मेन फंक्शंस की, तो हमारे पास में ये फंक्शंस होते हैं, जैसे आपके सिलेबस में भी ये मेंशन है, पोस्ट कॉर्प। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग, C O कोऑर्डिनेटिंग, R रिपोर्टिंग और B बजटिंग। ये कंप्लीट यहाँ पे इसकी एक हम लोग कहते हैं कि आपके फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। बट अगर हम एक यूनिवर्सल वे में देखें तो मैक्सिमम जगह पे कहीं कहीं पे आपकी जो बजटिंग या रिपोर्टिंग है उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और इसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग, ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग क्या करना है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर एंड हाउ टू डू, किस तरीके से करना है, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, ये सब चीज़ें हम लोग प्लानिंग के अंडर डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग टू असाइन ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक प्लान। जो प्लान आपने बनाया हुआ है उस प्लान को कैसे हम लोग उस प्लान को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ड्यूटीज़ कैसे असाइन की जाएंगी, ग्रुप टास्क कैसे हम लोग देंगे, अथॉरिटी को कैसे इस्टेब्लिश करना है, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, ये सब कुछ हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी के अंदर करते हैं। स्टाफिंग के अंदर फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग के अंदर हम क्या कहते हैं, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, मतलब इसके अंदर हम लोग सही पर्सन को सही काम पे, जिस पर्सन को जो काम करना चाहिए उस पर हमको प्लेस करना होता है। डायरेक्टिंग इज ए लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि जो पर्सन है उसको किस तरीके से हम लीडिंग के लिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेंगे और मोटिवेट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टिंग के अंदर होती हैं। कंट्रोलिंग के अंदर मॉनिटर किया जाता है और डिफरेंट टाइप के हम लोग इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो स्टैंडर्ड को फॉलो करवाते हैं, और जो इसके अंदर वेरिएंसेज आ रहे हैं, किसी प्रकार का डिफरेंसेज आ रहे हैं, कोई सही से काम नहीं कर रहा, तो वो चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। फिर बात आती है कोऑर्डिनेटिंग की, तो कोऑर्डिनेशन आपका इसके अंदर एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि कहाँ आपके जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको एक सिंक्रोनाइज वे में यहाँ पे करना, मतलब उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना, उनके बीच में एक तरीके का सारों को एक साथ बांध के रखना, इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जितने भी फंक्शन पड़े अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो फिर ये फंक्शन आपके इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। ये फंक्शंस कहीं ना कहीं आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे से ये कनेक्टेड है, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके बाद हम सारे फंक्शंस को वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लानिंग के अंदर क्या आएगा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या आएगा, इसको सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्यूल्स के प्रिंसिपल की। वैसे आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट क्या पता एग्जाम के अंदर पूछ ले जाए, इसलिए मैंने इसको डाल दिया इसके अंदर। हेनरी फ्यूल, आपके पास में इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं अपने मैनेजमेंट के, और इनको यहाँ पे अगर हम मॉडर्न मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूल को यहाँ पे बोला जाता है। अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कौन आते हैं, FW टेलर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। हिंदी फ्यूल के प्रिंसिपल्स की बात करें तो उससे पहले उनकी हिस्ट्री जान लेते हैं थोड़ा सा। हिंदी फ्यूल, इनका जन्म हुआ था 1841 के अंदर और इनकी डेथ हुई थी 1925 के अंदर। गॉट डिग्री इन द माइनिंग इंटर्निंग एंड द ज्वाइंड फ्रेंच माइनिंग कंपनी। ये फ्रेंच माइनिंग कंपनी में एक इंजीनियरिंग कर रहे थे, माइनिंग इंजीनियरिंग के तौर पे ये, और इंजीनियर थे वहाँ पे। और ही रोज टू द पोजीशन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1988। पहले ये इंजीनियर थे, धीरे धीरे इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट इनको मिली 1988 के अंदर यहाँ पे। और अगर बात करें हम लोग व्हेन द कंपनी वाज ऑन द वर्क ऑफ द बैंकरप्सी, यानी कि जो बैंकरप्सी के स्टेज पे थी, कंपनी बंद होने की स्टेज पे यहाँ पे आ गई थी, उस स्टेज में इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल यहाँ पे संभाला था। He accepted the challenge and by using risk and the broad administrative experience, he turned the fortune of the company. For his contribution, he is well known as the father of general management. यानी कि इन्होंने क्या किया था
इन्होंने बेसिकली अपने कुछ प्रिंसिपल्स को वहाँ पे अप्लाई किया था। जो आपकी कंपनी बंद होने की कगार पे जा रही है तो वो कंपनी में कमियाँ क्या क्या हैं, वो सब कुछ इसके अंदर फाइंड आउट किया गया। और फाइंड आउट करने के बाद इन्होंने एप्लीकेबल किए अपने कुछ प्रिंसिपल्स को, और पूरा स्क्रैच से लेके एंड तक इन्होंने कुछ चीज़ों को देखा और फिर बात करी है 14 प्रिंसिपल्स की, जिससे इन्होंने उस कंपनी को बाहर निकाला था, बैंकरप्सी से बाहर निकाला। तब इसको बोला जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। उस केस स्टडी के बाद ये काफ़ी पॉपुलर हो गए थे और इनको बोला गया फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो 14 प्रिंसिपल्स हैं, और पहला प्रिंसिपल इसके अंदर होता है डिवीजन ऑफ वर्क। इन्होंने बोला था वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क जॉब एंड ईच वर्क इज डन बाय ए ट्रेंड स्पेशलिस्ट विच लीड्स टू ए ग्रेटर एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी वेस्टेज एंड मूवमेंट्स। यानी कि इसके अंदर क्या बात की गई थी कि जो आपका डिवीजन होना चाहिए काम का वो छोटे छोटे पार्ट में होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, बहुत बड़ा काम एक को ना दिया जाए। दूसरी चीज़ की जो काम दिया जाएगा वो स्पेशलाइज्ड स्टाफ को दिया जाएगा। अब इसके अंदर जो पर्सन होगा, जैसे मशीन ऑपरेटर है, तो कम से कम उस मशीन का स्पेशलिस्ट वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसके पास जो स्पेशलिटी है ही नहीं तो फिर हम उसको वो काम दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्पेशलिस्ट को देंगे तो वो ज़्यादा इफिशिएंसी के साथ, स्पेशलाइजेशन के साथ, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के साथ अपने कॉस्ट को रिड्यूस भी कर पाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा इफिशिएंट इसके अंदर होगा। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। दो चीज़ें हैं। पहला अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या है? पावर जो आपको मिली हुई है, डिसीजन मेकिंग की जो पावर आपको मिली है उसको हम अथॉरिटी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है एक ऑब्लिगेशन है कि आपको वो काम पर्टिकुलर टाइम में पूरा करके देना है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, यानी कि हमारे पास में ये आपके जैसे अथॉरिटी दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ जानी चाहिए। हर किसी के हैंड में ये साथ साथ यहाँ पे जानी चाहिए। mere responsibility without authority makes an execution of the less interested discharge in his duties। अगर आप क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी तो आपने दी या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी, बट अथॉरिटी अगर आपने नहीं दी तो उस केस में सामने वाला जो पर्सन होता है या एम्प्लॉय होता है वो कहीं ना कहीं डिस्करेज होता है स्पेसिफिक टास्कों को करने से। तो इन दोनों को एक साथ देने की यहाँ पे बात की गई थी। फिर बात की ये डिसिप्लिन की। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन का। इट इज़ द ऑबिडेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स बाय द सबॉर्डिनेट। डिसिप्लिन रिक्वायर्ड गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। इसके अंदर बात की गई थी कि हर लेवल पे, चाहे आप लोअर लेवल की बात करें, चाहे आप मिडिल लेवल की बात करें, चाहे आप टॉप लेवल की बात करें, हर लेवल पे कुछ ना कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना होना चाहिए इसके अंदर। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि हर कोई अपनी तरीके से, फेयर तरीके से इसके अंदर काम करे। फिर बात आती है यूनिटी ऑफ कमांड की। अब इन्होंने बोला था यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर कि अगर एक पर्सन अगर है उसके अंदर जो सबॉर्डिनेट हैं तो उन सबॉर्डिनेट को एक ही पर्सन से कमांड मिलनी चाहिए। अगर हमारे पास में एक सुपरवाइज़र है तो सुपरवाइज़र को अगर उसके अंडर 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सुपरवाइज़र के अंदर 100 वर्कर काम कर रहे हैं, तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होना चाहिए। और एक ऑर्डर जो मिल रहा है उनको, यहाँ पे स्पेसिफिक जो अथॉरिटी है उनसे ही उनको ऑर्डर लेना चाहिए। इसके अंदर उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमें ऑर्डर कोई और देगा। उनके लिए ये फिक्स होना चाहिए कि कौन तुम्हें ऑर्डर देगा, किसको आपको रिपोर्टिंग करनी है, सब कुछ इसके अंदर फिक्स होना चाहिए। It implies that every worker should receive orders and instructions from one supervisor only। जैसे मैंने बोला एक सुपरवाइज़र है तो वो सुपरवाइज़र के अंडर अगर 100 आपके पास में वर्कर हैं तो ये सारे ऑर्डर्स एक ही सुपरवाइज़र से लेंगे, सारे एम्प्लॉय एक ही सुपरवाइज़र से लेंगे, सारे वर्कर्स एक ही सुपरवाइज़र से ऑर्डर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके कंपनी के अंदर 4 से 5 सुपरवाइज़र अगर हैं तो वो अलग अलग अपने अपने तरीके से ऑर्डर दे रहे हैं। इससे तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा ना। कोई कुछ काम करने को बोलेगा, कोई कुछ काम करने को बोलेगा, कोई किसी तरीके से काम करने को बोल रहा, कोई किसी और तरीके से काम करने को बोल रहा। तो ये कन्फ्लिक्ट यहाँ पे अराइज ना हो, इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड को लाया गया। तो ये एक प्रिंसिपल था इनका, यूनिटी ऑफ कमांड। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक सुपरवाइज़र है और सारे सबॉर्डिनेट हैं, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड है। और इसके अंदर देखें तो एक सुपरवाइज़र है, दूसरा सुपरवाइज़र है, भी तीसरे 3 सुपरवाइज़र हैं, ये सारे के सारे इसको कमांड दे रहे सबॉर्डिनेट को। ये आपका सही नहीं है, मतलब इसके अंदर मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कमांड आपकी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए यूनिटी ऑफ कमांड।
फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? ईच ग्रुप ऑफ द एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर किसी एक स्पेसिफिक गोल की, जैसे हमने बात करी है कि हमको 100 यूनिट को यहाँ पे अचीव करना है। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि 100 यूनिट एक टास्क हमने सेट कर लिया, तो उस टास्क में जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी आपके वर्कर उस टास्क में हैं, तो उनका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उनका हेड भी एक होना चाहिए और साथ में उनका प्लान भी एक होना चाहिए। किस तरीके से वो काम को एग्जीक्यूट करेंगे वो भी इसके अंदर एक ही होना चाहिए। तो ये चीज़ इसके अंदर बोली गई है, एक ही हेड हो और एक ही तरह का प्लान हो। तो उससे क्या रहेगा, सारी सर्टेनिटी इसके अंदर रहेगी, अनसर्टेनिटी कुछ भी नहीं रहेगी कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है या कैसे करनी है, ये सब कुछ इसके अंदर नहीं रहेगा। मतलब प्लान पहले से फिक्स होगा और जिसको रिपोर्टिंग करनी है वो पर्सन भी इसके अंदर फिट पहले से फिक्स होता है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब सारे लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, मतलब ये हो गया। और यहाँ पे लैक ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कोई इस तरफ काम कर रहा है, कोई उस तरफ काम कर रहा है, कोई इस तरफ काम कर रहा है, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास सिनर्जी नहीं आ पाएगी वर्क के अंदर। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, फिर आपके पास में नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ द एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। यानी कि अगर हम इसके अंदर बात करते हैं हित की, इंटरेस्ट का मतलब होगा यहाँ पे हित, हम लोग पर्सनल हित से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के हित की बात करेंगे। मतलब क्या कि ग्रुप के जो इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो इसके अंदर ये बात की गई। फिर है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल, द ओवरऑल पे एंड द कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी पे आपको देनी पड़ेगी जिससे कि एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेटेड हों आपके और साथ में ऑर्गेनाइजेशन पे भी ज़्यादा लोड ना पड़े। द वेजेज शुड इनकरेज द वर्कर्स टू वर्क मोर एंड बेटर। आपके वेजेज ऐसी होनी चाहिए, वेजेज स्ट्रक्चर आपके ऐसे होने चाहिए कि वर्कर ज़्यादा काम करने के मोटिवेटेड हो, डिमोटिवेट होने के बजाय मोटिवेट हो। फिर है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इन्होंने दो चीज़ों की बात करी थी, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, जब हमारे पास एक अथॉरिटी होती है सेंटर में और ये सब जगह यहाँ पे कंट्रोल करने का काम कर रही है। जैसे इनके यहाँ पे एक ऑफिस, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑफिस है इनके और ये सेंटर का ऑफिस है। सारी रिपोर्टिंग यहीं से हो रही है, सारा काम यहीं से हो रहा है, कुछ भी परमिशन लेनी है सब कुछ आपके यहाँ सेंटर से हो रहा है, काम सब कुछ यहीं पे हो रहा है। तो ये हो गया सेंट्रलाइज्ड। अगर हमने पर्टिकुलरली इनको छूट दे दी अलग अलग कंपनी को या अलग अलग ब्रांचेज को, हमने यहाँ पे बोल दिया कि आप अपने तरीके से काम करो, इसके अंदर बार बार छोटी छोटी बातों के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कंप्लाइंसेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप अपने एक तरीके से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी अथॉरिटी के बेसिस पे आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं डेलीगेट कर दी हमने अथॉरिटी को, तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ दी डिसीजंस एंड मेकिंग अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। सारे जो अथॉरिटी है बेसिकली जो आपकी एक तरीके का हम कहेंगे इसके अंदर जो कंट्रोल है वो टॉप लेवल पे रहेगा सेंट्रलाइजेशन के अंदर। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है पावर को अलग अलग लेवल पे। क्योंकि हमने जब ऑफिस की बात करी, अभी ब्रांचेज की बात करी, वैसे हम टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल की बात करें तो आपने कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी है उसको अलग अलग लेवल्स पे भी दे रखी है। फिर है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, द फॉर्मल लाइन्स ऑफ द अथॉरिटी बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट फॉर्म ए हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक इज नोन एज द स्केलर चेन। स्केलर चेन के अंदर बोला जाता है जब हम लोग बात करते हैं सुपरवाइजर से लेके अथॉरिटी से सुपरवाइजर तक और उसके बाद सबऑर्डिनेट तक, यानी कि एक फॉर्मल लाइन जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली अथॉरिटी किसके बीच में, सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के बीच में, हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक, अलग अलग रैंक के हिसाब से जो हमने अथॉरिटी यहाँ पे दे रखी है वो उसको हम यहाँ पे स्केलर चेन कहते हैं। दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड बट इन एमरजेंसी एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल कैन कॉन्टैक्ट थ्रू गैंग प्लैंग बाई इन्फॉर्मिंग दियर इमीजिएट सुपरवाइजर्स। यानी कि इसके अंदर क्या बात की जाती है कि आपको टास्क मतलब रैंक के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे हायरार्की बना दी, ये ए आपका सुपरवाइजर है और यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ये बी हो गया, ये ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा, फिर सी, फिर डी, वैसे यहाँ पे ई, एफ, जी ये पूरे हो गए। ये सब रिपोर्ट किसको करेंगे, ए को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन काम कैसे होगा आपकी यहाँ पे, क्योंकि सीनियरिटी वाइज हो सकता है, एक्सपीरियंस वाइज हो सकता है, जैसे जैसे आपने एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी दी है उस हिसाब से ये आपके यहाँ पे सेट है
एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अलग अलग लाइन है, ठीक है। अब इसके अंदर बात की जाती है कि अगर इमरजेंसी के केस में किसी एम्प्लॉयज़ को दूसरे एम्प्लॉय से बात करनी हो तो उसके लिए एक प्रोविज़न बनाया गया जिसको गैंग प्लैंक बोला जाता है। गैंग प्लैंक का मतलब हो गया जैसे डी को जी से बात करनी है, लेकिन बात करने के लिए वो क्या करेगा, पहले सी को अप्रोच करता है, फिर बी को अप्रोच करता, फिर ए के पास जाता सुपरवाइजर के पास, फिर बी ए क्या करता है, इसको ऑथराइज करके फिर क्या कहता, ये ई के बाद लेटर भेजता, फिर ऐप को देता, फिर जी से बोलता कि हाँ ठीक है तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। उसके बाद ये दोनों कॉन्टैक्ट करते हैं आपस में, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता। तो इसके लिए एक प्रोसीजर को अपनाया गया गैंग प्लैंक को। इसके अंदर बोला गया अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी के केस में दोनों गैंग प्लैंक के थ्रू सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ यहाँ पे बात कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात के रिगार्डिंग, इस टॉक के रिगार्डिंग अपने सुपरवाइजर को आप बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे होती है। फिर हमारे पास में 10th जो ऑब्जेक्टिव्स है वो यहाँ पे होते हैं प्रिंसिपल ऑर्डर का। ए प्लेस फॉर द एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन द इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस, यानी कि जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वो चीज़ वहीं पे होनी चाहिए। चाहे हम पीपल की बात करें, चाहे मटेरियल की बात करें, तो ये आपकी एक तरीके से ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो हमें ढूंढना पड़ना पड़े, या बेसिकली राइट पर्सन टू राइट प्लेस, ये हम लोग बात करते हैं, जिससे आपकी इफिशियंसी यहाँ पे मैक्सिमम हो पाए। इक्विटी की बात करें, द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम बात करें वर्किंग एनवायरनमेंट की, तो वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोग इसके अंदर किसी भी तरह का इसके अंदर भेदभाव ना करें, चाहे वो रिलीजियन के बेसिस पे हो, लैंग्वेज के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे हो, सेक्स के बेस पे हो, रिलीफ के बेस पे हो, नेशनलिटी के बेस पे हो, तो किसी बेस पे इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। हर तरह के एम्प्लॉय को सेम तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। फिर आपके पास में 12th प्रिंसिपल आता है स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सोनल। आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिग्रियोजियस प्रोसेस, द सेलेक्टेड पर्सन शुड बी केप्ट एट द पोस्ट फॉर मिनिमम पीरियड डिसाइडेड टू शो रिजल्ट। यानी कि इसके अंदर बात की जाती है अगर आप कोई प्रोसेस के थ्रू किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने किसी मैनेजर को रखा और पर्टिकुलरली आपने ऐसे ही रख लिया खाली देख के, उसका कुछ ना कुछ इंटरव्यू लेंगे, कुछ ना कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसका, उसके बाद अगर उसको हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं किसी पोस्ट पे, तो कुछ टाइम उसको दिया जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी उसकी बनाई जाएगी, तब जाके आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है फर्स्ट दिन ही आया हो, एक हफ्ते के अंदर ही आप पूछने लगे कि आपने बताओ कि क्या रिजल्ट आपने दिया। कुछ टाइम उसको स्टेबलाइज होने के लिए देना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे। फिर 13th वाला आपका प्रिंसिपल है इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव क्या होता है, वर्कर्स शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। हम लोग इसके अंदर जो आपके बेसिकली सुपरवाइजर हैं, जो मैनेजर हैं या टॉप लेवल के हैं, इनको इनकरेज करना चाहिए एम्प्लॉय को, यानी वर्कर्स को, किस तरीके से आप अपने प्लान के अंदर या एग्जिस्टिंग जो आपकी प्लानिंग है उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उनके सजेशन हम ले सकते हैं। इनिशिएटिव्स मीन टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। इनिशिएटिव का मतलब क्या हो गया कि अपने खुद के सेल्फ मोटिवेशन के बेसिस पे क्या कुछ नया कर सकते हैं आप। इसके लिए हमको यहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी उनकी डेवलप करनी पड़ेगी, किसकी, वर्कर्स की। फिर 14th वाला है स्प्रिट द कॉर्प्स। इसको स्क्रिप्ट द कॉर्प्स को बोला जाता है आपकी टीम वर्क। बेसिकली स्प्रिट होनी चाहिए टीम वर्क की, साथ में मिलकर काम करने की भावना इसके अंदर होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके थ्रू हम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, यानी कि टीम वर्क को इसके अंदर प्रमोट किया जाता है। मैनेजमेंट शुड प्रमोट ए टीम वर्क। ऐसा नहीं है कि आप ये ना कहें कि साथ में बैठ के आप लोग काम नहीं करोगे, सारे अलग अलग करोगे, इसमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती स्पिरिट द कॉर्प्स में। तो ये आपके सारे 14 प्रिंसिपल्स के अंदर होते हैं, जो कि किसके द्वारा दिए गए थे, आपके जो हमारे हेनरी फ्यूल हैं उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को दिया था। क्लियर हो गई बात। सो गाइस, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने आज इंट्रोडक्टरी पार्ट किया कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, और मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है। इसके अलावा हमने हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, उनको यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने जो फंक्शंस हैं उनको, जो कि प्लानिंग से स्टार्ट होगा, ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग, फिर आपका बजटिंग, रिपोर्टिंग, सब कुछ उसके अंदर होगा। तो उसको हम 1 by 1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।